आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अपने करंट अफेयर्स क्विज के सीरीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज 10 प्रश्न हैं जो कि पिछले 1 वर्षों से लिए गए हैं। आप सब जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स हमारा क्विज चल रहा है इसमें पिछले 1 वर्षों के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। पिछले 1 वर्षों के जो महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक अलग टॉपिक देखा था। आज हम देखने वाले सबसे पहला जो हमारा प्रारंभ हुआ था क्विज, तो वहाँ पे हमने कला और संस्कृति के प्रश्नों को देखा था। आज हम देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विशेष, और इससे संबंधित 2 वीडियो आपको मिलेगी। ये पहली है, इसके बाद एक दूसरी वीडियो आएगी अगले बुधवार को। तो आपको दोनों वीडियो को विधिवत देखना है, और इनमें से कम आप मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार परीक्षा में भूगोल और इन्वायरमेंट इन दोनों के यदि जोड़ दें तो 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो हो सकता है कि आपका जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, यदि आप यहाँ से विधिवत करके जाएं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें स्पष्ट रूप से क्या दिया हुआ है मैं पढ़कर आपको बता दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं स्पष्ट स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो कथन दिए हुए हैं इन पर आपको विचार करना है। कथन क्या है? पीकॉक पैरासूट स्पाइडर तमिलनाडु की अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। दूसरा है एंड्राटिक क्लिट, ये है बोउल्फा भेड़ियों की एक नई प्रजाति है। तीसरा है नीलगिरी ताहर की संख्या मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 3 वर्षों में 27% बढ़ी है। और चौथा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अब इन कथनों को आपको पढ़ना है, और इन कथनों को पढ़ने के बाद आपको इन विकल्पों का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न में, जैसा कि कहा जा रहा है पीकॉक पैरासूट। अब आपको पता होना चाहिए कि पीकॉक पैरासूट है क्या ये इसकी प्रजाति है, स्पाइडर की प्रजाति है या नहीं है, क्योंकि नाम देखिए हम कोई भी प्रजाति लिख सकते हैं परीक्षा में, और इस तरह से प्रजातियों के नाम अलग अलग रख के पूछे भी जाते हैं। तो पीकॉक पैरासूट स्पाइडर की जब बात आती है तो ये इसमें बोला गया है कि क्या ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पीकॉक पैरासूट स्पाइडर है ये तमिलनाडु में तो पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में नहीं पाई जाती, बल्कि पक्कामलाई फॉरेस्ट रिजर्व में पाई जाती है। क्या है? नाम लिख लीजिएगा, पक्कामलाई फॉरेस्ट रिजर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। ये कहां पे पाई जाती है? पीकॉक पैरासूट स्पाइडर पक्कामलाई फॉरेस्ट रिजर्व में पाई जाती है। मतलब ये जो पहला कथन आपका था ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे अन्नामलाई दिया हुआ था। दूसरा है एंड्राटिक्लिट बोउल्फा भेड़ियों की एक नई प्रजाति है। अब आपको पता होना चाहिए कि एंड्राटिक्लिट बोउल्फा क्या भेड़ियों की प्रजाति है। यदि आपको ये कंफर्म है कि ये भेड़ियों की प्रजाति है तब तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न आपका सही नहीं हो सकता। अब जब बात आती है एंड्राटिक्लिट बोउल्फा, ये जो है एंड्राटिक्लिट बोउल्फा, ये डायनासोर की एक नया जीवाश्म मिला है। क्या है ये? एंड्राटिक्लिट बोउल्फा ये डायनासोर का एक नया जीवाश्म मिला है। और ये जो डायनासोर का जीवाश्म मिला है इसको माना गया है कि लगभग 168 मिलियन वर्ष पुराना है। 168 मिलियन वर्ष पुराना है। नाम दिया गया है इस जो डायनासोर का प्रकार है उसका नाम है एंड्राटिक्लिट बोउल्फा। तो ये भेड़ियों की प्रजाति नहीं है, क्योंकि इनमें उल्फा की बात आई थी, इसलिए मैंने भेड़ियों लिख दिया था कि बहुत सारे लोग गैस करेंगे कि उल्फ मिस होता है भेड़िया, तो निश्चित रूप से ये भेड़ियों से ही संबंधित होगा। तो ये यहाँ पे गलत है। ये एक डायनासोर की प्रजाति है और 168 मिलियन वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर रहती थी। तो इसके जीवाश्म खोजे गए हैं। कहाँ पे खोजे गए हैं? उत्तरी अफ्रीका के देशों में खोजे गए हैं। अगली बात आती है नीलगिरी ताहर की संख्या मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 3 वर्षों में 27% बढ़ी है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। दूसरी बात कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में।
ठीक है, तो तमिलनाडु में है। तो क्या यहाँ पे नीलगिरी ताहर मिलते हैं? जी हाँ, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी ताहर रहते हैं और इनकी जो संख्या है ये 3 वर्षों में 27% बढ़ी है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई थी। मतलब अभी आपके पहला कथन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, लेकिन तीसरा वाला सही है। फिर चौथा कथन क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं गोडावण, ये भी आपने नाम सुना होगा, गोडावण। तो गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसके कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं? तीसरा और चौथा। अब आपके विकल्प में जो दिया हो कि कथन 3 और 4 सही हैं, वही सही होगा, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था कथन 3 और 4 सही हैं। तो उस पर मत जाइए, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन सही हो रहा है। तो इसमें कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 सही हो रहा है, बाकी के जो कथन हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सोचना चाहिए कि इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की चर्चा हमने क्यों किया है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और उच्च मृत्यु दर के कारण ये चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे किया है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट थी कि इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उच्च मृत्यु दर इसमें देखी जा रही है, इसलिए इस प्रश्न की चर्चा हमने यहाँ पर किया है। तो याद रखिएगा, आपका इसमें कथन 3 और 4 सही है, बाकी के सभी जो कथन है वो गलत है। अगला आ जाइए, अब कह रहा है कि जैमिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये प्रश्न आप तभी हल कर सकते हो जब आपको पता होना चाहिए कि जैमिनी है क्या। जब जैमिनी के बारे में आपको पता होगा तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब जैमिनी के बारे में पता आपको होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही देखें लगभग 6 से 7 महीने पहला पुराना करंट अफेयर्स है और इन सब के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। अब इसमें यदि हम देखें तो क्या कह रहा है कि जैमिनी आपदा संबंधी चेतावनी, आपातकालीन जानकारी और संचार के लिए एक उपकरण है। तो जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा कि जैमिनी है क्या, जैसे जब आपको पढ़ाया जाता है कि जैमिनी एक उपकरण है या इन चीज़ों में प्रयोग के लिए लाया जाता है, तब आप सब में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस तरह से प्रश्न यूपीएससी में कैसे पूछे जाएंगे। तो उसी का एक नमूना है कि यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब आपको जैमिनी के बारे में नहीं पता है तो आगे इसके कथनों को आप नहीं कर सकते हैं। इसमें यदि हम देखें तो जैमिनी आपदा संबंधी चेतावनी, आपातकालीन जानकारी और संचार के लिए एक उपकरण है, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप यहां भी समस्या आपके लिए खड़ी हो गई कि भाई मान लीजिए आपको जैमिनी पता था कि जैमिनी क्या होता है, लेकिन ये चीज नहीं पता है कि इसको लॉन्च किसने किया है, तब भी समस्या आपकी बढ़ गई। अब देखो, जब तक आपको क्लियर ना हो कि किसने लॉन्च किया है, 100% क्लियर ना हो, तब तक आपको प्रश्नों को नहीं करना है। यूपीएससी की परीक्षा में इन प्रश्नों को हाथ भी नहीं लगाना है जब तक चीजें क्लियर ना हो। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जैमिनी जो है इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च नहीं किया है, बल्कि इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और जब आपने कहीं पर ऐसे पढ़ा होगा एक लाइन में कि जैमिनी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपने उस समय सोचा होगा कि इस तरह से प्रश्न यूपीएससी में कैसे बन सकता है वन लाइनर। लेकिन वही वन लाइनर जब कथन में आ जाता है तो ऐसे लोगों के लिए समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नहीं बल्कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री, और उन्हीं के मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो पहला कथन भी सही हो गया और दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तीसरा कथन है कि इसका उद्देश्य मछुआरों की आजीविका बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचनाओं के प्रसार से संबंधित था। जी हाँ, ये जो जैमिनी था विशेषकर समुद्र से संबंधित जो तटीय क्षेत्र हैं, जो हमारे मछुआरे वर्ग
मछुआरे वर्ग के जो लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं उनको किस प्रकार से आपातकालीन चेतावनियों के बारे में जानकारी मिल सके, किस प्रकार से समुद्र के मौसम के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए जेमिनी का शुभारंभ किया गया था, जेमिनी को लॉन्च किया गया था। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इससे मछुआरों की आजीविका बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो ये भी कथन इसका सही हो जाता है। तो अभी तक आपका पहला कथन सही हुआ है और तीसरा सही हुआ है। चौथा क्या है? अब चौथा कह रहा है कि इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। लीजिए, एक समस्या और बढ़ गई आपकी। अब यहाँ पे अभी तक यही था कि किसने लॉन्च किया है, वहां पे समस्या थी। अब एक कथन और भी आ गया कि इसको बनाया किसने है। तो इसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, बल्कि इसको इसरो ने लॉन्च किया, इसरो ने बनाया है। ठीक है, जेमिनी जो है इसरो द्वारा बनाया गया है। अब आपके जो कथन सही हो रहे हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन से सही हो रहे हैं। पहला सही हो रहा है, तीसरा सही हो रहा है और चौथा। 1, 3 और 4 आपके सही हैं। तो इस तरह से आपको लेकर आगे बढ़ना है। अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा कथन कह रहा है कि 1, 3 और 4 सही हैं। 1, 3 और 4 सही है, मतलब सी विकल्प इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी आ गया, आपके लिए समस्या बढ़ाएगा निश्चित तौर पे। प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोहाइला इवोस सांप की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या माइक्रोहाइला इवोस सांप की एक प्रजाति है। यदि आपको पता है सांप की एक प्रजाति है तब तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा यहीं पे रुक के अगले प्रश्न का प्रयास करिए, इसको छोड़ दीजिए। परीक्षा में यदि इस तरह का आता है तो। अब यदि हम देखें माइक्रोहाइला इवोस, तो जो माइक्रोहाइला इवोस है ये मेंढक की एक नई प्रजाति है। किसकी है? मेंढक की एक नई प्रजाति है। और इस प्रजाति को खोजा कहां पे गया है? इस प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो याद रखिएगा, माइक्रोहाइला इवोस मेंढक की एक प्रजाति है। तो आपका पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है, यह प्रजाति नामदफा बाघ अभ्यारण्य के सदाबहार वनों में पाई गई। जी हाँ, नामदफा टाइगर रिजर्व आप जानते हैं, नामदफा बाघ रिजर्व आपने सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। तो ये वाला कथन आपका सही हो गया। अगला है, इस प्रजाति के सांप सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि ये सांप तो है ही नहीं, मेंढक है। तो ये तो कथन आपका गलत हो गया। अगला कथन कह रहा है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य है। जी हाँ, सही है। तो अभी तक कौन से कथन आपके सही हो रहे हैं? पहला गलत हो गया, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही हो रहा है। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे जिस विकल्प में दिया है कि कथन 2 और 4 सही है, वही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसी तरह से यूपीएससी में प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब जो नीचे दिया गया है वो सारे कथन किसी झील से संबंधित हैं। अब इसमें कह रहा है कि औसुडू झील अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा। ये जो औसुडू झील है ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं बल्कि पुंडुचेरी से संबंधित है। और चर्चा में ये इसलिए थी क्योंकि ये जो झील है यहाँ पे प्लास्टिक प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण ये चर्चा में थी। तो पहला कथन आपका हो गया गलत, क्योंकि ये पुंडुचेरी में स्थित है। दूसरा है, इस झील को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा एशिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। जी हाँ, एकदम सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसको वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है, मान्यता दी गई है। तो ये कथन आपका सही हो गया, पहला अभी तक गलत है। अगला कथन आ गया कि गोगाबील झील बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या गोगाबील झील बिहार में स्थित है। यदि स्थित है तभी आप इसको कर सकते हैं। तो गोगाबील झील जो है ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, ये कथन सत्य है। ठीक है, अगला कह रहा है कि गोगाबील झील का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अब कुछ लोग इसको भी टिक कर देंगे। तो इसमें देखो, यदि देखें कथन 3 और 4 को देखो तो अंतर क्या है। एक जगह बोला गया है बिहार, एक जगह बोला गया है छत्तीसगढ़। यदि आपको पता है बिहार में है तो चौथा आप अपने आप गलत हो गया। तो आपके इसमें कथन कितने सही हो रहे हैं? सिर्फ 2 और 3 सही हो रहा है। तो
तो कथन 2 और 3 सही हैं, मतलब आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर लग रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं उनसे किस तरह से कथन बन सकते हैं और वो कथन आपकी परीक्षा में आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं यदि आप विधिवत ढंग से करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रेड मड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि भाई रेड मड होता क्या है। अब इसमें देखो, खान मंत्रालय ने बॉक्साइट अवशेष के बेहतर उपयोग के लिए एक कार्यशाला वेस्ट टू वेल्थ का आयोजन किया। अब आपको यदि रेड मड के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये चर्चा में था समसामयिक संदर्भों में, तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ये आपके लिए नया प्रश्न ही लगेगा, पहली बार सुना हुआ। ठीक है, तो खान मंत्रालय ने बॉक्साइट अवशेष के बेहतर उपयोग के लिए एक कार्यशाला वेस्ट टू वेल्थ का आयोजन किया, ये एकदम सही है। अगला कह रहा है कि रेड मड एक ठोस अपशिष्ट है जो बायर प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे और समस्या बढ़ गई, भाई बायर प्रक्रिया क्या होता है, और जब तक बायर प्रक्रिया नहीं पता है आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो रेड मड एक ठोस अपशिष्ट है जो बायर प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, ये भी कथन एकदम सही है। अब बायर प्रक्रिया क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। बायर प्रक्रिया मतलब होता है एल्युमिनियम उत्पादन के लिए बॉक्साइट से प्रसंस्कृत एल्युमिना जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं हम, बायर प्रक्रिया। क्या हो गया कि एल्युमिनियम उत्पादन के लिए बॉक्साइट से जब हम बॉक्साइट को जब हम परिष्कृत करते हैं उसके उपरांत जो एल्युमिना प्राप्त होता है उसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बायर प्रक्रिया। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेड मड ठोस और धातु ऑक्साइड के मिश्रण से बना है। जी हाँ, ये ठोस और धातु ऑक्साइड के मिश्रण से बना है। अगला कथन कह रहा है रेड मड की प्रकृति क्षारीय है। जी हाँ, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्षारीय होती है तो कितनी होती है, इसकी पीएच वैल्यू मानी जाती है इसकी 10 से 13, 10 to 13 इसकी पीएच वैल्यू मानी जाती है। तो कहने का मतलब है, मैं जो क्विज इस समय आपके लिए ला रहा हूं, आपको करा रहा हूं, क्विज का मतलब है कि जो पिछले एक वर्ष के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन के साथ साथ उनको प्रश्न के रूप में यदि हम देखें तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठती हैं, बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। इसलिए ये हमारी क्विज चल रही है जिसको आप रिवीजन सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है कि रातापानी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पे। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश में है? यदि है तो आप कर सकते हो, अन्यथा इस तरह के प्रश्नों को आप नहीं हल कर सकते हैं। कह रहा रातापानी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, एकदम सही है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा कह रहा है, अभी यदि हम बात कर लें चर्चा में क्यों है, क्योंकि मैंने रातापानी को ही क्यों लिया, बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं तो हमने इन्हीं को ही क्यों चुना है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अगला है डिब्रू सखोवा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डिब्रू सखोवा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये असम में स्थित है, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो ये कथन आपका हो गया गलत, पहला वाला है सही। फिर तीसरा कह रहा है कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य असम से संबंधित है। जी हाँ, संबंधित है। अगला है माउंट हैरियर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जी हाँ, एकदम सही है। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब इसके यदि हम देखें प्रश्न को तो पहला सही हो जा रहा है, फिर इसके बाद तीसरा सही हो जा रहा है और चौथा, मतलब 1, 3 और 4 सही हैं। तो 1, 3 और 4 सही हैं, बी विकल्प में दिया है, बी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन हमने इन्हीं की चर्चा क्यों की है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मध्य प्रदेश से संबंधित रातापानी वन्य जीव अभयारण्य। इसकी चर्चा इसलिए किया है क्योंकि इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। हाल ही में रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। दूसरा आ जाता है डिब्रू सखोवा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम में स्थित है। अब डिब्रू सखोवा की चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में
ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक कुएं में आग लगी थी। और ये कुआं जो था कहाँ पे था? बाघजन में था। और ये कहाँ पे है? ये असम का एक जिला है जिसको बोलते हैं तिनसुकिया। तो तिनसुकिया जिले में जो आग लगी थी कुएं में, वो कुआं जो था इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के पास था। तो डिब्रू सखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उसी तेल कुएं के समीप में था। यहाँ भी कुछ क्षति हुई है, इसलिए हमने इसकी चर्चा किया है। और अभी हमने देखा ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसका वो तेल कुआं था। तो आपको बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है एक नवरत्न कंपनी है और भारत में टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त जो तिनसुकिया में आग लगी थी उसमें ये निर्धारित किया गया है कि इसकी जांच कराई जाएगी और उस पर जो कमेटी बन रही है उसके प्रमुख हैं SCL दास। ये आपको पता होना चाहिए। जो तेल कुएं में लगी आग के लिए जो कमेटी निर्धारित की गई है वो है SCL दास के नेतृत्व में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न इसी में अभी दो हमने देख लिया, डिब्रू सखोवा और आतापानी। अब आता है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई चर्चा में इसलिए था क्योंकि आप जानते हैं देहिंग पटकाई में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी के एक हिस्से में एलिफेंट रिजर्व है। देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। और वहीं पर कोयले के खनन को मंजूरी दी गई थी, जिसको बाद में वापस ले लिया गया है। बहुत सारा विरोध हुआ था यहाँ पे, इसलिए ये भी चर्चा में था। ठीक है, अब बात आती है माउंट हैरियर नेशनल पार्क। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये संबंधित है कहाँ से? अंडमान निकोबार से। और यहाँ पे ताड़ की, जिसको आप बोलते हैं पाम ऑयल, पाम ट्री, एक ऐसा ताड़ का वृक्ष पाया जाता था जिसकी संख्या सिर्फ सैकड़ों रह गए थे। 400 से 500 के बीच मैक्सिमम उनकी संख्या पाई गई थी। तो उनको लाकर, उन्हीं में से कुछ वृक्षों को लाकर पुणे में लगाया गया है। और पुणे का जो रिसर्च संस्थान है जहाँ पे लगाया गया है वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको पुणे में लाके लगाया गया है यहाँ से, इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो जो ताड़ का वृक्ष है वो कहाँ पे मिलता था? माउंट हैरियर नेशनल पार्क में, इसलिए मैंने चर्चा किया है। और इसी तरह से यदि वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व से संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा तो निश्चित रूप से वो वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहा होगा, तभी वहां से प्रश्न उठ सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब लोअर सुबनसिरी जल विद्युत जो परियोजना है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी विवादित रही है। ये जो लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है ये असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है और उसी बॉर्डर के सहारे एक नदी बहती है। नदी का नाम है सुबनसिरी नदी, जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। और उसी सुबनसिरी नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका नाम इसीलिए रखा है लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अगला कथन कह रहा है मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु राज्य से संदर्भित है। आपको पता होगा मुल्ला पेरियार जो बांध है ये केरल के इडुक्की जिले में है, पेरियार नदी पर है। तो ये तमिलनाडु में है नहीं, इसलिए तमिलनाडु वाला विकल्प गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि जो मुल्ला पेरियार बांध है ये भले ही केरल में स्थित है, लेकिन इसके स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी वो तमिलनाडु राज्य सरकार की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला कथन, तो मतलब दूसरा कथन गलत हो गया, सिर्फ अभी तक पहला कथन सही है। अगला कह रहा है कि पोलावरम परियोजना कृष्णा नदी पर बन रही है। पोलावरम परियोजना की बात आ रही है तो ये कृष्णा नदी पर नहीं बन रही। सबसे पहले राज्य कौन सा है ये आप समझिए। पोलावरम परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में संचालित की जा रही है और जो नदी है वो गोदावरी नदी है, ना कि कृष्णा नदी, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। अगला कह रहा है किशन गंगा परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है। यदि कोई इस कथन के बारे में नहीं जानता है, निश्चित रूप से वो IAS की तैयारी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि किशन गंगा परियोजना लगातार IR आप पढ़ते होंगे वहां भी चर्चा में रहती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय था ये किशन गंगा परियोजना, और ये जम्मू कश्मीर में थी और इस पर विश्व बैंक का फैसला भी आया था, लेकिन पाकिस्तान मानने से इनकार
इनकार कर दिया है। तो ये परियोजना काफ़ी चर्चा में थी। तो किशनगंगा जो परियोजना है ये उत्तराखंड से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से संदर्भित है। तो इसमें कौन कौन से सही हो गए? इसमें सिर्फ एक सही हो रहा, मतलब केवल एक सही है। अगला है हम्पबैक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो कथन दिए हुए हैं वो सारे के सारे डॉल्फिन के संबंध में दिए हुए हैं। क्या कथन दिया है? हम्पबैक डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। जी हां, एकदम सही है। और हम्पबैक जो डॉल्फिन होती है ये पूरे विश्व में पाई जाती है, चाहे आप अटलांटिक महासागर की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर भी ये पाई जाती है। तो पूरे विश्व में पाई जाती है प्रजाति। हम्पबैक डॉल्फिन को 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है। अगला कह रहा है सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का जलीय जीव है। अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा किया कि जो सिंधु नदी डॉल्फिन है जिसकी संख्या ब्यास नदी में 5 से 13 तक ही सीमित मानी गई है, उसको पंजाब ने अपना जलीय जीव घोषित किया है, जिससे उसको बचाया जा सके, उसके संरक्षण के प्रति कुछ कार्य किया जा सके। तो सिंधु नदी डॉल्फिन जो है ये पंजाब का जलीय जीव है। ये कथन सत्य है। ठीक है, तो अभी तक पहला कथन सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया। अगला कह रहा है सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब में ब्यास नदी में पाई जाती है। एकदम सही है, ये भी सही है। चौथा कथन भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जाएगा। ये भी सही है। जिसको ना पता हो नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जाएगा। मतलब इसके चारों कथन आपके सही हैं। जिसमें लिखा होगा सभी कथन सही है, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला कथन आ गया गोल्डन लंगूर से संबंधित। कह रहा है कि गोल्डन लंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि भारत में गोल्डन लंगूर असम राज्य में पाए जाते हैं। क्या सही है? जी हां, गोल्डन लंगूर सिर्फ भूटान और असम के कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, बाकी ये कहीं भी नहीं पाए जाते। तो गोल्डन लंगूर जो है ये असम के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, तो असम राज्य में पाए जाते हैं। विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है कि गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1998 में प्रारंभ किया गया था? जी हां, प्रारंभ किया गया है। नहीं पता है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला कथन कह रहा है कि गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम असम राज्य चिड़ियाघर में संचालित कराया जा रहा है। जी हां, एकदम सही है। पूरे भारत में गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन जो कार्यक्रम है ये सिर्फ और सिर्फ असम राज्य चिड़ियाघर में संचालित किया जा रहा है। और इसके लिए फंड कौन मुहैया कराता है? इसके लिए जो चिड़ियाघर का प्राधिकरण है नई दिल्ली में, उसके द्वारा फंड मुहैया कराया जाता है। अगला कथन है असम राज्य चिड़ियाघर हेंगराबरी रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। तो हेंगरबरी रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसी के अंतर्गत असम राज्य चिड़ियाघर स्थित है। तो हेंगराबरी यदि पहली बार नाम सुना होगा तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गोल्डन लंगूर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक संदर्भों में भी चर्चा में है, क्योंकि इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 2009 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार इनकी कुल संख्या पूरे भारत में जो देखी गई है, पूरे विश्व में जो देखी गई है वो 5000 तक ही सीमित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन? पहला है कि गोल्डन लंगूर असम राज्य में पाए जाते हैं। सही है। गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1998 में शुरू किया। ये भी सही है। गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम असम राज्य चिड़ियाघर में संचालित किया जा रहा है। ये भी सही है। और चौथा कथन जो असम राज्य चिड़ियाघर है ये हेंगराबरी रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। ये भी सही है। मतलब इसके चारों विकल्प सही हैं। तो आपको इससे संबंधित जो भी फैक्ट नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग गलतियां करेंगे निश्चित रूप से। यदि 10 रेशियो इसका देखा जाए तो 10 में से सिर्फ 2 ही लोग इसको सही उत्तर दे सकते हैं, 8 लोग इसको गलती करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न का डिजाइन किया गया है। जैसे कह रहा है कि पक्के पागा हार्नबिल त्योहार अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव है। दूसरा कह रहा है कि हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। तीसरा कह रहा है भारत का एकमात्र हॉर्नबिल अभयारण्य
पक्के वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। चौथा कह रहा है पक्के वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है। जैसे हॉर्नबिल का नाम सबने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दिसंबर के पहले सप्ताह में, ये सबको पता होगा। लेकिन समस्या क्या है, जैसे पहला कथन यदि आप देखो कह रहा पक्के पागा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल नहीं कह रहा है यहाँ पे कह रहा पक्के पागा हॉर्नबिल। तो पक्के पागा हॉर्नबिल अलग है, हॉर्नबिल अलग है, ये आपको समझने की जरूरत है। पक्के पागा हॉर्नबिल जो त्योहार है ये अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव है, एकदम सही है, ठीक है। और जब बात आए केवल हॉर्नबिल की तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जब आए पक्के पागा हॉर्नबिल, आप जानते हैं पक्के नाम का टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो उससे आप जोड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हॉर्नबिल की बात आए तो नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल की बात आए तो अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये दोनों कथन अभी तक सही है। अगला कह रहा है भारत का एकमात्र हॉर्नबिल अभयारण्य पक्के वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। जी हाँ, भारत का एकमात्र जो हॉर्नबिल अभयारण्य है वो पक्के वन्यजीव अभयारण्य मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ना कि नागालैंड में। और पक्के वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के वन्यजीव अभयारण्य ये सारे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो गया, दूसरा सही हो गया और तीसरा सही हो गया। तो 1, 2 और 3 सही है, जिस भी विकल्प में लिखा हो 1, 2 और 3 सही है, आप टिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित अभी एक और सीरीज आएगी। इसके बाद आपका जो पर्यावरण है ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, मार्च से मार्च तक का कंप्लीट हो जाएगा। मार्च के बाद की जो चीजें हैं वो परीक्षा के नजदीक आते ही आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपका कुछ भी छूटे ना और आपकी परीक्षा विधिवत ढंग से इन आधारों पर आप दे सकें और आपको कहीं भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अच्छा लगता हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ यदि आप सबके सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।